सबसे पहला सवाल जो हमारे प्राइम मेंबर की ओर से आया है वो है रिया जी का। रिया जी कह रही हैं कि मेरे पास वोल्टास है 1400 रुपये के रेट पर, वॉलचंद नगर 265 का है और इंडियन बैंक 874 का लिया हुआ है। अरुण जी, ये 3 स्टॉक्स ये पूछ रही हैं कि कब मुझे एवरेज करने चाहिए, शॉर्ट टर्म के टारगेट्स क्या होंगे इसके। वोल्टास 1400 रुपये पर, वॉलचंद नगर 265 पर और इंडियन बैंक 874 रुपये पर लिया हुआ है। देखिए संदीप जी, जहाँ तक वोल्टास की बात है, वोल्टास का चार्ट वीक है, अभी तक कोई मोमेंटम बना नहीं है। 1280-90 के आसपास चल रहा है, तो संदीप जी फिलहाल एवरेज करने की सलाह नहीं है। ओवरऑल मेरे को लग रहा है फिलहाल कंसोलिडेशन में रहेगा जब तक कि स्टॉक 1320 1340 के ऊपर नहीं निकलता। तो आशीष जी, इसको एवरेज करने की सलाह नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच रखे। जो भी आपके पास क्वांटिटी है उसको होल्ड करें, पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। वॉलचंद नगर में मुझे लग रहा है ओवरऑल चार्ट पॉजिटिव है। चूंकि अभी कंसोलिडेशन में है, कोई ब्रेकआउट के संकेत है नहीं, तो इसमें भी आशीष जी मेरी कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, ओवरऑल साइडवेज है। पर इसका चार्ट वोल्टास से काफी अच्छा नजर आ रहा है। संजय जी, तीसरा स्टॉक कौन सा बोला आपने? इंडियन बैंक सर। इंडियन बैंक भी संदीप जी, अगेन इसका चार्ट भी नेगेटिव है, इसमें भी एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी। अगर ये स्टॉक संदीप जी नीचे मिलता है अराउंड 800 के आसपास, तो 800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर वहां पे मिलता है तो वहां पे डेफिनेटली थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो तीनों में से अगर कोई भी स्टॉक को ऐड करना है तो मुझे लग रहा है इंडियन बैंक करेक्शन पे ऐड करें। वॉलचंद नगर का चार्ट अच्छा है, तो उसके जो क्वांटिटी आपके पास है उसको एज इट इज होल्ड करके चल सकते हैं। वोल्टास में व्यू न्यूट्रल है, क्योंकि चार्ट में कोई फ्रेश ट्रिगर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इंडियन बैंक तो सर हाल फिलहाल अच्छा मूव दिखाने के बाद थोड़ा करेक्ट भी हुआ है, तो थोड़ा करेक्शन लंबा चलेगा आपके हिसाब से? बिल्कुल संदीप जी, पीएसयू बैंक्स में स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा अच्छा है, पर लेवल्स के हिसाब से मुझे लग रहा है 780 से 800 का अच्छा सपोर्ट है। चूंकि ये एवरेजिंग की या फिर ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 800 एक लेवल है, वहां पे ऐड करके चल सकते हैं। पर अगेन चार्ट इसका भी न्यूट्रल है, कोई बड़ा मूव आने के चांसेस काफी कम है। ठीक है, ओके। वरुण जी, इनको कुछ फ्रेश एंट्री के हिसाब से भी राय चाहिए। इन्होंने 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं रिया जी ने, बैंक ऑफ बड़ौदा, तेजस नेटवर्क्स और एससीआई। क्या सही टाइम है इन तीनों स्टॉक्स में नई एंट्री लेने का? जी, देखिए बाय एंड लार्ज आप देखेंगे संदीप जी, हमारे पीएसयू बैंक पर काफ़ी अच्छा रुझान है और पॉजिटिव रुझान है, क्योंकि आप देखेंगे तो आरबीआई की तरफ से भी एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पर पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी तेजी भी बनी हुई है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 250 255 का एक जोन है, वहाँ से एक ब्रेकआउट मिला था और करीबन 312 के हमें लेवल देखने को मिल रहे थे। अब उसी जोन में यहाँ पर बैंक वापस कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा स्लगिश है। 275 276 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिलेगा। अगर मोमेंटम ट्रेड करना है तो 276 का ब्रेकआउट के वेट करें। अगर बाय ऑन डिप और एक्यूमुलेट करना है तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करा जा सकता है। 240 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, यहाँ पर काफ़ी बुलिश व्यू है हमारा। करीबन 300 से लेकर 320 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। 300 से 320 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। अच्छा, बाकी दोनों नहीं, एससीआई और तेजस नहीं? जी मैं देख लेता हूँ सर। एससीआई देखिए सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन में क्या हुआ था कि यहाँ पर एक काफ़ी एक मोमेंटम में स्टॉक था, उसके बाद आप देखेंगे तो मोमेंटम फिजल्ड आउट हो चुका है और काफ़ी सारे शिपिंग स्टॉक में एक लगातार गिरावट यहाँ पर बन रही है। अब यहाँ पर डेली चार्ट्स पर अगर मैं देखूँ तो 52 वीक ईएमए पर यहाँ पर अपना कारोबार कर रहा है और 285 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर 285 का जो लेवल टूटता है तो यहाँ पर करीबन 250 के जोन में यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो 310 है, जो एक रेंज में यहाँ पर 310 के लेवल तक एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हो और जब ब्रेकआउट करे यहाँ से तब यहाँ पर ऐड करने की सलाह रहेगी। ओके, और तेजस? तेजस के अंदर आप देखेंगे संदीप जी, काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, ऊपर नीचे चलता है काफी, और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आज के क्षेत्र में भी करीबन 5% के अराउंड है। अगर आप वॉलेटिलिटी थोड़ा एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था। करीबन 350 के जोन से यहाँ पर स्टॉक एक अपना हाई लो के पैटर्न बना रहा है डेली चार्ट्स पर, और जो 200 SMA के नीचे जो मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म वो भी अब क्रॉस ओवर होना शुरू हो चुकी है। तो बिल्कुल एक बढ़िया एक पैटर्न बन रही है, बट थोड़ा वॉलेटाइल है। थोड़ा स्टॉप आपका थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका डीप होगा, करीबन 480 के जोन में आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ से स्टॉक सस्टेन करता है, मूव करता है तो करीबन 650 फर्स्ट हर्डल आएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई मंथली चार्ट पर कोई भी यहाँ पर हर्डल नहीं है करीबन 1000 तक तो 1000 के लेवल भी यहाँ पर बन सकते हैं, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका डीप रहेगा 480 के जोन में। ठीक है, ओके। अरुण जी, गरवारे हाईटेक फिल्म्स को देखिए एक बार। सुशील जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, ये टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, कह रहे हैं कि मैंने 5800 पर एंट्री ली है गरवारे हाईटेक में, और टारगेट इन्होंने अपना सेट किया है 6800 का और 7200 का। तो एंट्री लेने के बाद चला भी है, और इनके टारगेट आ जाएंगे सर क्या 6800 और 7200 के?
बिल्कुल संदीप जी, एक्सेलेंट इन्होंने एनालिसिस किया है, एक ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। मुझे लग रहा है 65-80 तक के लेवल्स तो जरूर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इनकी एंट्री भी काफी अच्छी है संदीप जी, 5,900 के ऊपर ही ब्रेकआउट हुआ था, शायद इन्होंने 5,800-900 के आसपास ही खरीदा है। तो एक्सेलेंट चार्ट है, मुझे लग रहा है 6580 से 6650 वहां तक के लेवल आ सकते हैं। तो अच्छा स्टॉक चुना है, डेफिनेटली होल्ड करके चले। एक ही चीज का ध्यान रखें, कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं आप मेंटेन करके चले ताकि आपको नुकसान ना हो, और 6600 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। 6600 के, ठीक है। वरुण जी, इन्होंने इप्का लैब भी लिया हुआ है, इनकी एंट्री है 1607 रुपये की। इप्का लैब में 16007 की इनकी एंट्री है, और ये पूछ रहे हैं कि मैंने जो एंट्री ली है इस एंटीसिपेशन में ली है कि 1757 और 1834 ये दो टारगेट्स आ जाएंगे। इप्का लैब सर जहां इन्होंने लिया है उससे हल्का ऊपर है, इनके टारगेट आ जाएंगे सर? जी देखिए संदीप जी, बाय एंड लार्ज आप देखेंगे तो फार्मा एंड हेल्थ केयर स्टॉक्स और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा रुझान बना हुआ है, काफी वन वे मूव चला है और एक अप ट्रेंड में है काफी पूरा सेक्टर। अब यहाँ पर इप्का लैब की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जनवरी 24, माफ कीजिए 1 जनवरी 2025 वहां पर एक जो कैंडल बनी थी, काफी बड़ी मंथली चार्ट पर कैंडल बनी थी, और इसी के इर्द गिर्द यहाँ पर अब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। काफी बड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर स्टॉक चलना शुरू कर रहा है। वीकली चार्ट्स पर भी मैं देख रहा हूँ कि एक राउंडिंग बॉटम का एक फॉर्मेशन है, और जो नेकलाइन है वो करीबन 1630 1635 यहीं के जोन पर है। तो बिल्कुल एक अच्छी खरीदारी है। बट अमूमन क्या होता है संदीप जी, एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है तो वहां से स्टॉक में थोड़ी गिरावट भी आती है। अगर कोई गिरावट आती है 1580 1575 के जोन में, तो यहाँ पर बाय ऑन डीप करना चाहिए। जैसे ही स्टॉक 1630-35 का यहाँ पर क्लोज देगा, स्टॉक में काफी पोटेंशियल है करीबन 1750 1800 जाने का। और उसके बाद आप देखेंगे तो ब्लू स्काई टेरिटरी में है, अनचार्टेड टेरिटरी में, तो वहां से 10-15% का एक और मूव मिल सकता है। काफी अच्छा एनालिसिस किया है, आप अच्छे सेक्टर में है, मोमेंटम वाले सेक्टर में टेलविंड है, बिल्कुल बनी रही है, बाय ऑन डिप करना चाहिए। अगर कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका होगा 1525 का, 1525 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। ठीक है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, कल हमें प्रदीप हल्दर जी ने भी दिया था ये स्टॉक का, इसको लेकर भी इनका सवाल है। सुशील जी का कह रहे हैं कि मैंने एंट्री की है 698 रुपये के प्राइस पर, इन एंटीसिपेशन की इसमें 774 रुपये का लेवल आ जाएगा। सर 698 पर लिया है और जिस लेवल पर इन्होंने लिया है उन्हीं लेवल्स पर ही खड़ा है ये स्टॉक। एंट्री सही है और इनके टारगेट भी जो इन्होंने एक्सपेक्ट किए हैं ज़्यादा एम्बिशियस तो नहीं है? अरुण जी? देखिए संदीप जी, हिमाद्री स्पेशलिटी कल हमने भी इसको रडार पर रखा है और हमने भी रिकमेंड किया है। 732 से 738 तक के लेवल्स आ सकते हैं, एक्सेलेंट ब्रेकआउट है। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखें तो वापस रिट्रेस हुआ 685 690 के बीच में, फिर मोमेंटम पॉजिटिव बना है। तो मुझे लग रहा है 735 तक के टारगेट के लिए डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक का स्ट्रक्चर एकदम पॉजिटिव नजर आ रहा है। क्या स्टॉप लॉस होगा सर? स्टॉप लॉस आज के लो के नीचे ही लगा है, 685 के आसपास लगा लेंगे तो काफी रहेगा। क्योंकि अभी हायर हाई हायर लो बना रहा है, जब भी लोअर लो का स्ट्रक्चर टूटेगा, सॉरी हायर लो का स्ट्रक्चर टूटेगा तो आपको निकल जाना चाहिए। तो 685 का स्टॉप लॉस लगाए और 735 तक के टारगेट। 735 का टारगेट कल हमें प्रदीप हल्दर जी ने भी दिया था, 706 रुपये पर था जब उन्होंने स्टॉक बताया था ये, 735 790 और उन्होंने कहा था 850 तक भी स्टॉक जा सकता है। 655 थोड़ा सा डीप टारगेट दिया था, आप 685 की बात करें, 655 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ उन्होंने कहा था कि आप खरीदारी कीजिए। 735 रुपये टारगेट सेम है दोनों के, जहां तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। अरुण जी, जल्दी से एक बार पावर ग्रिड पे आपकी राय दीजिए। कुछ नए इन्वेस्टमेंट प्लान को इन्होंने मंजूरी दी है विस्तार के लिए 485 करोड़ के। पावर ग्रिड सर, अगर पावर सेक्टर में सर जो रैली शुरू हुई थी उसमें पहला इंडिकेशन अगर आया था तो वो पावर ग्रिड से ही आया था, जब इन्होंने अपने केपेक्स को रिजल्ट्स के बाद ऊपर की ओर ट्वीक किया था। बहुत अच्छा चला था सर, उसके बाद से लगातार स्टॉक कंसोलिडेशन ही कर रहा है। ये खबर क्या इस स्टॉक के लिए नई जान के रूप में आएगी? देखिए संदीप जी, खबर तो पॉजिटिव है, पर ऐसी खबर पावर ग्रिड में आपको पहले भी देखने को मिलती है, तो वैसे कोई दिक्कत, वैसे कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। पर टेक्निकली मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई एंट्री स्टॉक में बनती है। जिनके पास है उनके लिए एक स्टॉप लॉस 278 का लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से लास्ट वीक या उसके लास्ट वीक का लो 278 के आसपास है। तो फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी संदीप जी इस न्यूज़ की वजह से। पर जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। पर चूंकि कोई ब्रेकआउट नहीं है, कोई वॉल्यूम का एक्शन नहीं है, तो फ्रेश खरीदारी की सलाह इस स्टॉक में रहेगी नहीं। स्लो एंड स्टेबल स्टॉक वैसे भी स्टॉक को माना जाता है। पर जिनके पास है 278 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। 278 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वरुण जी, आरईसी और पीएफसी पर आपकी राय दीजिए। आरईसी के मर्जर को लेकर पीएफसी में जो मर्जर होना है, राष्ट्रपति का अप्रूवल आ गया है सर, तो मर्जर के बाद जितने भी एसेट्स लायबिलिटीज़ हैं वो पीएफसी को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और दोनों कंपनी ने हालांकि जो स्वैप रेशो है उसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन
आरईसी और पीएफसी के अगर आप लोन बुक देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट आपको आइडेंटिकल नज़र आएगी। अब आरईसी और पीएफसी दोनों कंपनियां अगर आप देखेंगे तो फॉरेन में जो सस्ती फंडिंग है उसको भी जुटाने की कोशिश कर रही हैं। 5 साल के ईसीबीज के जरिए $500 मिलियन आरईसी जुटाना चाहती है और फॉरेन करेंसी टर्म लोन के लिए बोलियां ऑलरेडी फ्लोट कर दी गई हैं पीएफसी की ओर से। दो खबरें हैं सर जो कि इन दोनों कंपनियों को आज इम्पैक्ट करती हुई दिख रही हैं। आरईसी पीएफसी पर आपकी राय? जी। देखिए, यहाँ पर संदीप जी काफ़ी बड़ी एक हमारी जो एक टेलविंड है पावर सेक्टर के अंदर और एनर्जी फाइनेंसिंग के अंदर, तो यहाँ पर एक ट्रिगर तो है। बट अगर चार्ट्स पर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी स्लगिश है चार्ट का, साइडवेज जोन में। आरईसी का अगर आप देखें तो करीबन 380-85 का एक रेजिस्टेंस जोन है। नीचे के सपोर्ट आप देखेंगे करीबन 320 से 330 के अराउंड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। पीएफसी में हालांकि हमने एक देखा था अपमूव अपटिक काफ़ी बड़ा आया था, बट उसके बाद अर्निंग्स के बाद आप देखेंगे तो पीएफसी में भी एक लगातार गिरावट चल रही है। अपने 200 एसएमए जो करीबन 414 है उसके आसपास चल रहा है। तो आरईसी से तो काफ़ी बेटर चार्ट है, अपने 200 एसएमए होल्ड कर रहा है। बट अगर 200 एसएमए के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर लेवल्स करीबन 380 के जोन में बन सकते हैं। हाल फिलहाल यहाँ पर चार्ट्स पर कोई नई खरीदारी या नई एंट्री कोई संकेत नहीं बन रहे। बिल्कुल अगर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्ले कर रहे हैं आरईसी एज ए इन्वेस्टर आप कर रहे हैं तो आई थिंक जो रेशियो पहले आया था जब अनाउंसमेंट हुआ था तो आई थिंक लग रहा था पीएफसी के फेवर में है। तो पीएफसी का स्टॉक अगर खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर ये लेवल होल्ड करता है 408 405 का तो यहाँ पर एक अच्छा खासा रिवर्सल हो सकता है करीबन 440 तक। 440 के ऊपर एक काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है और उसके नीचे अगर आप 408 के नीचे अगर क्लोज होता है तो 380 के जोन यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक एक अवॉइड करना चाहिए फ्रेश खरीदारी के लिए। 440 के ऊपर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद एक मोमेंटम बन सकता है, तब खरीदारी कर सकते हैं। मतलब 440 के ऊपर खरीदना और वो भी पीएफसी को खरीदना है, आरईसी नहीं? जी बिल्कुल पसंदीदा। ठीक है। अरुण जी, लेंसकार्ट देखिए 1960 करोड़ में आज 4 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ है। ब्लॉक डील होनी थी ये। प्लैटिनम जैस्मिन जो कि एक इन्वेस्टर हैं वो ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इसका फ्लोर प्राइस 486 रुपये था। ब्लॉक डील हुई है 490 रुपये के रेट पर। 2.3% इक्विटी ने हाथ बदले हैं सर आज के सेशन में। लेंसकार्ट में सर आपकी क्या राय है? ये जो ब्लॉक डील्स हो रही हैं इन लेवल्स पर क्या फ्रेश खरीदारी की जा सकती है? संदीप जी, ज्यादा डेटा नहीं है पर इंतफाकन जो प्राइस निकल के आया बेचने का सपोर्ट भी उसी के आसपास है, 490 के आसपास। तो जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। पर यूजुअली न्यू आईपीओज में संदीप जी जब तक प्रॉपर स्ट्रक्चर टेक्निकली ना बन जाए ज्यादा रिकमेंडेशन होती नहीं है, एक्सेप्ट होनासा हम रिकमेंड करते रहते हैं क्योंकि इसका चार्ट काफी मजबूत है। पर लेंस कार्ट में अगर किसी ने ले रखा है तो 489 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 489 जब तक ब्रीच नहीं करता स्टॉक में बने रहे। और जिन्हों को नई खरीदारी भी करनी है तो 489 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मेरी तरफ से फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन स्टॉक में नहीं रहेगी। ठीक है, फ्रेश बाइंग की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास हैं वो होल्ड करें 489 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके अलावा हिंडाल्को, वरुण जी आप देखिए एक बार, दो खबरें हैं जो कि आज इस स्टॉक को इंपैक्ट कर रही हैं। पहला तो ये कि सरकार ने जो एल्यूमिनियम फॉइल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसे 15 दिसंबर 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। दूसरा, इनकी जो यूएस की सब्सिडरी है नोवेलिस, जिनके प्लांट में 2 बार आग लगी थी जिस वजह से कामकाज कई महीनों से ठप पड़ा था, वो कामकाज दोबारा शुरू हो गया है। मेटल अब देख रहे हैं कि मेटल प्राइजेस, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो या बाकी मेटल्स हो, कॉपर, निकल, बाकी सारे जितने भी मेटल्स हैं उनके प्राइजेस ग्लोबल मार्केट्स में करेक्ट करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूएस में रेट हाइक्स के सिनेरियो बन रहे हैं। तो उस एंटीसिपेशन में ये हिंडाल्को और उसके साथ साथ जो मेटल स्टॉक्स हैं उन पर अभी क्या व्यू होना चाहिए? जी देखिए संदीप जी, मेटल्स काउंटर में अगर देखिए स्पेशली कॉपर एंड एल्यूमिनियम में तो काफ़ी बड़ी एक रैली हो चुकी थी इंटरनेशनल मार्केट में। और इसी दौरान यहाँ पर स्टॉक्स देखेंगे तो जो रिलेटेड कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक थे काफ़ी बड़ी एक हमें एक यहाँ पर रैली देखने को मिली थी। अब आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे मजबूत होगा और जो कल के इन्फ्लेशन डेटा है यूएस के अंदर, उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट भी हमने देखने को मिली थी। और जो रेट हाई, जो कट की बात चल रही थी, अब रेट हाइक की बात आना शुरू हो चुकी है। तो उसके कारण यहाँ पर जो सिल्वर गोल्ड है या फिर जो मेटल्स है वहां पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हिंडल्को का अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी बड़े एक अप ट्रेंड में था। 1120 1130 के जोन में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना था और एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था। अब आप देखेंगे तो एक सपोर्ट जोन जो लास्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था उसके इर्द गिर्द चल रहा है करीबन 1030 1040 के अराउंड। अब यहाँ पर अगर सपोर्ट होल्ड नहीं कर रहा है तो 970 के जोन यहाँ पर बन सकते हैं। स्टॉक थोड़ा सा एक ओवरसोल्ड जोन है, ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है अपना इंट्राडे टाइम फ्रेम्स पर। अगर यहाँ पर कोई बाउंस आता है करीबन 1045 50 के जोन में यहाँ पर एक सेल करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1065। उसके ऊपर चलना शुरू करता है
स्टॉक तो वापस अपने अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। बट यहाँ पर जैसे मैं एल्यूमिनियम का चार्ट भी देख रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, यहाँ पर एमसीएक्स पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ी गिरावट है और अपने 52 ईएमए के अराउंड चल रहा है स्टॉक। तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम जो है करीबन 348 के जोन में जा सकता है। तो हाल फिलहाल अब अवॉइड करें और थोड़ा मार्केट सेटल होने उसके बाद एंट्री करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है वरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई उनमें कोई डिस्क्लेमर? जी सर, आज जो भी स्टॉक की चर्चा की मेरे पर्सनल फैमिली के पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो या स्मॉल कैप्स में हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है, या कंपनी के क्लाइंट के साथ हमारी डिस्कशन हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक को ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। विश यू वेरी गुड डे सर। अरुण जी, एक बार राजेश एक्सपोर्ट्स देखिए। राजेश एक्सपोर्ट्स में आज छठा दिन है जब हम देख रहे हैं कि स्टॉक में 5% का निचला सर्किट लग गया है। सेबी की जो अंतरिम रिपोर्ट आई है, अंतरिम जांच रिपोर्ट आई है, ये कह रहे हैं कि हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे, बल्कि जो जांच होनी है या फिर आगे फॉरेंसिक ऑडिट भी होना है उसमें हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। सेबी की जो चिंता है उसको दूर करने के लिए कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम जमा करेंगे, क्योंकि सेबी ने कहा था कि FY21 से FY25 के दौरान इन्होंने अपने जो रेवेन्यू है उसको इन्फ्लेट करके बताया है, 15.15 लाख करोड़ बढ़ाकर दिखाया है। हालांकि इन्होंने कहा है कि इनकी जो स्विट्ज़रलैंड की सब्सिडरी है वेलकैम्बी, उसके अबिडा को सेबी ने रेवेन्यू समझ लिया, जिस वजह से सारी दिक्कतें हुई हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जमा कर दिए गए हैं, लेकिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। सर, अगर इनके चेयरमैन की माने और जिस तरह से ये सहयोग कर रहे हैं उस हिसाब से तो सर ये स्टॉक बहुत लिक्रेटिव है। हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ सर, अगर ये जो इनके चेयरमैन बोल रहे हैं अगर वो सही साबित होता है तो उस हिसाब से क्या ये रिस्क लेना चाहिए किसी को? जैसे इनके चेयरमैन बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट जमा करने की बात भी कर रहे हैं, सेबी के ऑर्डर को चैलेंज नहीं करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे जांच में, फॉरेंसिक ऑडिट में भी। क्या इसको बाय करना चाहिए सर, ये जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं इनके चेयरमैन की ओर से? संदीप जी, बिल्कुल नहीं। चेयरमैन साहब ने क्या कहा ये मैंने सुना भी नहीं है, और मैंने उनका आपके साथ ही आपसे ही सुना है कि कि वो वापस सेबी के खिलाफ अपना अर्जी नहीं डालेंगे। पर मैं सेबी के साथ ही जाना चाहूंगा, जब कुछ खामियां निकली है तो कंपनी में डेफिनेटली कुछ दिक्कत है, तो डेफिनेटली खरीदारी की सलाह नहीं है स्टॉक में। चाहे स्टॉक यहाँ से 60 रुपए भी हो जाता है तभी भी खरीदारी की सलाह नहीं है, और 120 भी हो जाता है तभी भी खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी संदीप जी। जब भी सेबी की तरफ से या फिर रेगुलेटर की तरफ से कुछ दिक्कतें आती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिक्कतें कंपनी में रहेगी, इसलिए मेरी खरीदारी की सलाह बिल्कुल स्टॉक में नहीं रहेगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई सर उनमें कोई डिस्क्लेमर? बिल्कुल संदीप जी, काफी स्टॉक्स पे डिस्कशन हुआ, क्लाइंट्स पे हमारे इनकी डिस्कशन होती रहती है, उनके पोर्टफोलियो में भी जरूर ये स्टॉक्स रहेंगे। और संदीप जी, अगर आप कहेंगे तो मेरे पास एक रिकमेंडेशन है, अगर आपके पास टाइम रहेगा तो मैं जरूर वो प्लीज़ शेयर सर, कर देता प्लीज़ हूँ। बताइए। संदीप जी, आवास फाइनेंशियल, ये मुझे लग रहा है काफी अच्छा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। एज ए डिस्क्लेमर इसको आज हमने रिकमेंड भी किया है। तो आवास फाइनेंशियल्स पे अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहता है कि संदीप जी जो स्टॉप लॉस लगाता है उनके लिए ही रिकमेंडेशन रहेगा। 1285 का स्टॉप लॉस लगा के आवास फाइनेंशियल को बाई करके चल सकते हैं। 1390 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। संदीप जी, क्लियर डिस्क्लेमर है, हमने रिकमेंड क्लाइंट्स को भी करा है, और मुझे लग रहा है अगर कोई इस स्टॉक को लेता है तो स्टॉप लॉस टारगेट जरूर लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है मोमेंटम स्टॉक पे बन सकता है। 1285 का स्टॉप लॉस है, 1390 ये आपका टारगेट होगा। छोटी अवधि के लिए आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। तो सर, पहले ना मैं एक आपसे टाटा ग्रुप को लेकर या फिर राजेश एक्सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। सर, आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं अपने? सबसे पहले बात करो सर एजिस लॉजिस्टिक पे। कहाँ आपकी नजर इधर उधर है? मैं आ रहा हूँ सर, उस पर अपडेट पे आ रहा हूँ। मैं एजिस की बात भी करूंगा, मैं डोम्स की बात भी करूंगा। काफी सारे स्टॉक्स हैं आज तो डिस्कस करने के लिए। राजेश एक्सपोर्ट्स पे क्या करना है, जरा वो बता दीजिए। सर कुछ नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ पे थोड़ी भी दिक्कत परेशानी आ रही है, यहाँ पे थोड़ी भी दिक्कत परेशानी रेगुलेटरी फ्रंट पे आ रही है, तुरंत वहां से एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने 2-4 स्टॉक्स में ऐसा देखा है कि फिर लोअर सर्किट मारना चालू करते हैं तो निकलने का भी मौका नहीं मिलता है। यस बैंक में यही हुआ, आइडिया में यही हुआ। आइडिया तो खैर रेगुलेटरी नहीं था, बट यस बैंक में रेगुलेटरी था। बीच में सुलोन में रेगुलेटरी आया, धड़धड़ाते 5 रुपए आ गया था। तो जहां भी रेगुलेटरी इश्यूज है ना, एक बार दिल पक्का कीजिए और निकल जाइए।